उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इस एजेंसी का एक एजेंट रॉगर इस मकसद के लिए आटान में मौजूद था। उसने वहां जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के नाम से वसी कारोबार कर रखा था और वो खुद इसका डायरेक्टर जनरल था। फिर ये एजेंसी ख़त्म कर दी गई और इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत हमारे सुपुर्द कर दी गई और अब तुमने रॉगर की जगह लेनी है, सर लॉरेंस ने संजीदा लहजे में कहा। मगर आप तो पाकिशा और इमरान की बात कर रहे थे और लेबॉर्ट्री आटान में है, फिलिप ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। पूरी बात सुनकर वजाहत मांगा करो। इस लेबॉर्ट्री को इंतहाई खुफिया रखा गया था कि हुकूमत आटान के आला तरीन हुकाम के अलावा और किसी को इस का इल्म नहीं और उन्हें भी ये इल्म नहीं है कि लेबॉर्ट्री में क्या काम हो रहा है और ये लेबॉर्ट्री कहाँ है। रॉगर लेबॉर्ट्री की तामीर के वक्त वहाँ मौजूद था और सिर्फ उसे ही इसके महल वकू का इल्म है और उसके वहाँ मौजूदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि उसे ये इत्तला मिली कि किसी इस लेबॉर्ट्री की मौजूदगी का इल्म हो तो वो इसका खात्मा करके लेबॉर्ट्री को खुफिया रखे। इसके अलावा इसका लेबॉर्ट्री से बराह रास्त कोई ताल्लुक ना था। फिर हमारी ये एजेंसी के एक कारकुन की हमाकत से पाकिशिया का अली इमरान इसका अंदरूनी नक्शा देखने में कामयाब हो गया, लेकिन इस नक्शे की मदद से उसका महल वकू नहीं जान सकता और ना ही उसे ये मालूम हो सकता था कि इस लेबॉर्ट्री में क्या काम हो रहा है। और जब इस एजेंसी की हमाकत की इतला सदर मुमलिकत को हुई तो उन्होंने ये एजेंसी तोड़ दी और केस हमारी एजेंसी रेड टॉप को रेफर कर दिया। जब ये केस मुझे मिला तो इस वक्त मेरा इरादा था कि तुम्हें पाकिशिया भेजा जाए ताकि तुम वहाँ कोई ऐसा केस शुरू कर दो कि इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस इसमें उलझ जाए, उसके जहनों से लेबॉर्ट्री का ख्याल ही निकल जाए, क्योंकि लेबॉर्ट्री में जो काम हो रहा है वो तकमील के करीब है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम खुद इस लेबॉर्ट्री को तबाह कर देंगे। इस तरह तुम आसानी से एक आध माह तक इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को उलझा सकते थे और गो इमरान को इस नक्शे से मालूम हो गया था कि ये किसी लेबॉर्ट्री का नक्शा है, लेकिन उसे ये किसी सूरत भी ना मालूम हो सकता था कि ये लेबॉर्ट्री आटान में है, ये दुनिया के किस हिस्से में है। इसलिए मैं मुतमईन था, लेकिन केस रेफर होने के बाद जब मैंने रॉगर से कनेक्ट किया तो पता चला कि रॉगर को हलाक कर दिया गया है। जो तफसीलात मालूम हुई उसके मुताबिक एक पाकिशियाई सुल्तान नामी आटान के दारुल हुकूमत में ताफुक पहुंचा। उसने वहाँ के मशहूर गुंडे ताजुक से रब्ता किया और वो इससे लेबॉर्ट्री का महल वकूफ पूछना चाहता था। ताजुक को शायद रॉगर के जरिए इल्म हो गया था, चनाचा उसने रॉगर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो रॉगर ने उसे हलाक करवा दिया और इस पाकिशाई सुल्तान को अगवा करके मज़ीद पूछ-कुछ के लिए अपने एक अड्डे पर ले गया। लेकिन फिर इस अड्डे पर रेड किया, वहाँ रॉगर के आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी और एक तहखाने से रॉगर को अपनी लाश इस हालत में मिली कि उसके हाथ पैर लोहे के कुंडों में जकड़े हुए थे, उसके पैरों की उंगलियां गायब थी और उसके जिस्म पर मशीन गन की गोलियों के सुराख थे और वो सुल्तान नामी पाकिशियाई गायब था। रॉगर के ग्रुप ने दोबारा इस सुल्तान को तलाश करना शुरू कर दिया तो ये पाकिशियाई तो ना मिल सका। अलबत्ता ये इत्तला मिल गई कि वहाँ के एक होटल की रकासा सागोरी को इस सुल्तान के साथ देखा गया था। सागोरी भी तब से होटल से गायब है। इस पर मज़ीद तहकीकात की गई तो यह हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि सागोरी जिसे होटल की आम सी रकासा समझा जा रहा था, आटान सीक्रेट सर्विस की सरबराह है। अभी तक इतनी ही इतलात मिल सकती हैं, लेकिन इन इतलात से बात वाज़े तौर पर सामने आ जाती है कि ये पाकिशियाई या तो खुद अली इमरान है या फिर पाकिशिया सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी। और इस अली इमरान को किसी ना किसी तरह ये इल्म हो गया है कि लेबॉर्ट्री आटान में वाक़या है और रॉगर की लाश जिस अंदाज में मिली है उससे पता चलता है कि इस पाकिशियाई ने रॉगर से यकीनन इस लेबॉर्ट्री का महल वकू मालूम करने की कोशिश की होगी। गो रॉगर एक अच्छा एजेंट है, लेकिन हो सकता है उसने महल वकू बता दिया हो और इस अड्डे पर रेड करने वाले यकीनन इस पाकिशियाई के साथी नहीं हो सकते, क्योंकि वो पाकिशियाई जब रॉगर पर होल्ड कर चुका था फिर उसके साथियों को रेड करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये रेड क्रॉस सागोरी ने किया होगा, क्योंकि ये इतलात भी मिली हैं कि वो सुल्तान नामी पाकिशियाई उसी रेड स्टार होटल में आकर ठहरा था जिसमें सागोरी रिहाइश पजीर थी। उसने वहाँ पहुँचते ही वेटर से सबसे पहले सागोरी के कमरे की बात मालूमात हासिल की थी और वो गुंडा ताजुक जिससे रॉगर ने हलाक किया था वो इस सागोरी के बेहद करीब था और शायद ताजुक के टिप इस सुल्तान को सागोरी ने ही दी होगी। हो सकता है सागोरी इस ताजुक से इस मामले में बात ना करना चाहती हो। बहरहाल मौजूदा पोजीशन ये है कि वो सुल्तान नामी पाकिशियाई भी गायब है और सागोरी भी। इसलिए अब तुम्हें पाकिशिया जाने की बजाय आटान जाना होगा और इस लेबॉर्ट्री की भी हिफाजत करनी होगी और इस लेबॉर्ट्री को तबाह करने अगर इमरान या पाकिशिया सीक्रेट सर्विस वहां पहुंचे तो उनका खात्मा भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
रॉगर के वहाँ एक्रीमियन सिर्फ चंद ही साथी थे, बाकी लोग मकामी थे। मैंने वहाँ मौजूद उसके चीफ असिस्टेंट एल्बर्ट को तुम्हारे मुतलिक हिदायत दे दी हैं। तुम चाहो तो अपना ग्रुप साथ ले जाओ, चाहो तो अकेले जाओ। वहाँ के हालात देखकर बाद में ग्रुप को कॉल कर लो, ये फैसला तुमने करना है। चाहो तो तुम जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल की सीट संभाल लो, या फिर बिल्कुल ही खुफिया रहकर काम करो, या तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने तुम्हारी सलाहियतों को देखते हुए तुम्हारा इंतखाब किया है, और मुझे यकीन है कि मुझे इस मिशन के लिए तुम्हारे इंतखाब पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कम से कम 1 माह तक अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या आटान सीक्रेट सर्विस या इसके अलावा कोई और आदमी इस लेबॉर्ट्री तक ना पहुंच सके। सर लॉरेंस ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें बॉस, 1 माह तो क्या 1 साल तक कोई ना पहुंच सकेगा, लेकिन इस लेबॉर्ट्री के महल वकू और उसके हिफाजती इंतजामात के बारे में तफसीलात इस फाइल में मौजूद होंगी। फिलिप ने बड़े एतमाद भरे लहजे में बात करते हुए कहा, सब तफसीलात इसमें मौजूद है, लेकिन तुम इस लेबॉर्ट्री के अंदर ना जा सकोगे, ना ही अंदर के किसी आदमी से तुम्हारा लिंक हो सकेगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि इस लेबॉर्ट्री तक पहुंचने से पहले इमरान को रोक दो। सर लॉरेंस ने कहा, ओके ठीक है, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी आपको अच्छी रिपोर्ट दूंगा, फिलिप ने उठते हुए कहा, और सर लॉरेंस ने एतमीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया और अपने सामने मौजूद फाइल उठाकर फिलिप की तरफ बढ़ा दी। मेरी एक बात को जहन में बिठा लो फिलिप, इस अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किसी तरह भी अपने से कम ना समझना। तुमने आज तक सिर्फ उसके कारनामों की रिपोर्टें पढ़ी थी, इससे तुम्हारा टकराव भी कभी नहीं हुआ। वैसे मुझे इल्म है कि तुम किसी तरह भी इस इमरान से कम नहीं, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह मोहतात रहना। सर लॉरेंस ने फाइल बढ़ाते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें सर, गो मेरा अली इमरान से बराह रास्त कभी टकराव नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस पर इतना कुछ बढ़ा हुआ है कि मैं इसके रग रग से वाकिफ़ हूँ। शायद इतना वाकिफ़ हूँ कि इतना इमरान भी अपने मुतलिक ना जानता हो। गुड बाय, फ्लैप ने मुस्कुराते हुए कहा, और फ्लाइड कोट की अंदरूनी जेब में डालकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर की आंखें एक झटके से खुली, लेकिन चंद लम्हों तक उसका सहन ब्लैंक रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें रोशनी भरती गई, उसे इर्द गिर्द के माहौल का एहसास होने लगा। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसने अपने आप को लोहे की एक कुर्सी पर बैठा हुआ पाया था। उसके बाजू कुर्सी के बाजू पर रखे हुए थे, कमर कुर्सी की पुछ से लगी हुई थी। उसने पूरी तरह होश में आते ही उठने की कोशिश की थी, लेकिन ना ही उसके बांसों ने हरकत की थी और ना उसकी कमर की कुर्सी पुछ से अलहदा हुई थी। कुर्सी की सीट पर भी उसका जिस्म साकी था, सिर्फ उसकी टांगें हरकत कर सकती थी। उसके पूरे जिस्म पर नीले रंग का किसी अजीब कपड़े का बना हुआ चुस्त लिबास मौजूद था। वो फौरन ही समझ गया था कि इसका जिस्म बेहस नहीं हुआ, बल्कि उसे अजीब सी कुर्सी के साथ चिपका दिया गया है, और यकीनन ऐसा किसी मखसूस मैग्नेट लहरों की मदद से किया गया है। और शायद लिबास की वजह से ऐसा हो। वो जिस जगह मौजूद था ये कोई तहखाना नुमा कमरा था। उसकी कुर्सी से कुछ फासले पर लकड़ी की एक बड़ी सी कुर्सी मौजूद थी, लेकिन ये कुर्सी खाली थी। कमरे का एक ही दरवाज़ा था जो इस लकड़ी की कुर्सी के पुष्ट पर था, और वो बंद था। इन 2 कुर्सियों के अलावा कमरे में किसी किस्म का कोई और फर्नीचर ना था। टाइगर जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके पाय फर्श पर गायब हो गए थे। रॉगर तो मर चुका था, फिर क्या इसके आदमी मुझे यहाँ ले आए हैं, लेकिन वो इस कदर एहतमाम तो नहीं कर सकते। टाइगर ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और उसी लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुला और टाइगर की आंखें दरवाजे से नमूदार होने वाली शख्सियत को देखकर शदीद हैरत से बेख्तियार फैलने लगी। आने वाली सागोरी थी, लेकिन इसने जिस्म पर स्याह रंग का जो लिबास पहना था वो सोच भी ना सकता था कि सागोरी यहाँ आ सकती है। सागोरी के चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। तुम अपनी हालत पर हैरान तो हो कि सुल्तान, सागोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और लकड़ी की कुर्सी पर एतमीनान से बैठ गई। जाहिर है, लेकिन ये क्या चक्कर है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसी चक्कर को मालूम करने के लिए तो मुझे तुम्हें रॉगर से बचाकर यहाँ लाना पड़ा है। वो जैसे ही मालूम हुआ कि रॉगर ने तुम्हें ज़बरदस्ती अगवा किया है, मैंने इसकी ज़रूरी फार्म वाले अड्डे पर रेड किया और फिर वहाँ मौजूद उसके आदमियों का खात्मा करके तुम्हें बेहोशी के आलम में यहाँ उठा लाई, ताकि तुम मुझे इस चक्कर के बारे में बता सको जो तुमने यहाँ आकर चला दिया है। सागोरी ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझा नहीं सागोरी, तुम होटल में रक्स करती हो, फिर ये साथी रेड, ये सब क्या है? टाइगर के लहजे में हकीकी हैरत थी। जिस तरह तुम बिजनेसमैन हो उस तरह मैं भी रकासा हूँ, सागोरी ने हंसते हुए कहा, और टाइगर ने सर हिला दिया। ओ, तो तुम्हारी इसके अलावा भी कोई हैसियत है? गुड, मुझे वाकई इसका एहसास नहीं हो सका, लेकिन मुझे इस तरह बेबस करके यहाँ क्यों बिठा रखा है? टाइगर ने कहा। सुल्तान, ये तुम्हारा जो भी नाम हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिस तरह तुमने अपने पेशा
गलत बताया था उस तरह यकीनन तुम्हारा नाम भी गलत होगा। तुम इसलिए यहाँ आराम और इत्मीनान से बैठे हो कि 2 पॉइंट तुम्हारे हक में जाते हैं। एक तो ये कि तुम पाक एशियाई हो और पाक एशिया और अडान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि तुमने मुझे वाकई ये खूबसूरत तोहफा दिया था। जहाँ तक ये हार कि ये तोहफा तुमने कर्नल हैदर की फरमाइश पर दिया, अब मुझे इस बात पर यकीन नहीं रहा। कर्नल हैदर ने क्यों मुझसे दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, मुझे इस बारे में तो कोई इल्म नहीं। अलबत्ता मैं कर्नल हैदर की शख्सियत और उसकी खूबसूरत मिजाज की वजह से इसमें दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसे मुझे शक पड़ता कि उसके दोस्ताना ताल्लुकात के पीछे उसका मकसद है। अलबत्ता उसने मरने से पहले मुझे फ़ोन किया था और मुझसे उसने किसी आदमी के हवाले से लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन वाकई इस वक्त लेबॉर्ट्री के बारे में मेरे सहन में कोई बात ना थी। तुमने भी जब आकर लेबॉर्ट्री की बात की तो मुझे इस बात का कतन एहसास ना था कि लेबॉर्ट्री की कोई ख़ास अहमियत होगी। मुझे अलबत्ता ये मालूम था कि ताजू किसी एक्रीमियल लेबॉर्ट्री के लिए लेबर सप्लाई करता है, लेकिन मैं यही समझी थी कि कोई आम सी रिसर्च लेबॉर्ट्री होगी। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तुम ताजुक से मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ताजुक ने रॉकर से फ़ोन पर बातचीत की और फिर ताजुक को इसके बाद गेम क्लब में रॉगर के ग्रुप ने खुले आम हलाक कर दिया है और तुम्हें वो जीरो चौक से अगवा करके ज़रई फॉर्म वाले अड्डे में ले आए हैं, और मसला दरमियान में लेबॉर्ट्री का है। तो मुझे इस बार एहसास हुआ कि जिस लेबॉर्ट्री को मैं आम सी लेबॉर्ट्री समझ रही थी उसकी कोई ख़ास अहमियत है। चनाचा मैंने रॉगर के अड्डे पर रेड किया और फिर उसके आदमियों को हला करके मैं तुम्हें बेहोशी के आलम में साउंड प्रूफ तहखाने से उठा कर ले आई। इस तहखाने में रॉगर लोहे की एक प्लेटफॉर्म पर कुंडों में जकड़ा हुआ मुर्दा पड़ा था। इसके जिस्म में मशीन गन की गोलियों के निशानात भी मौजूद थे। इस तहखाने में 2 और लाशें भी पड़ी थी। इससे मैं समझ गई कि तुमने रॉकर पर इस लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तशद्दुद किया होगा, और जिस तरह रॉकर की हालत और वहां तहखाने में मौजूद लाशों को मैंने देखा है, इससे यही जाहिर होता है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मैं आटान सीक्रेट सर्विस की सरबराह हूँ। साकोनी ने जवाब दिया तो टाइगर हैरान रह गया। ओह, क्या तुम इस बात का कोई सबूत दे सकती हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे उसे साकोरी की यह बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था कि इस जैसी नरमो नासुक और सीक्रेट सर्विस की सरबराह हो सकती है। हाँ, ये देखो मेरा कार्ड, साकोरी ने कहा, और जैकेट की जेब से उसने कार्ड निकालकर उसे टाइगर के सामने कर दिया। हैरत है, तुम सीक्रेट सर्विस की सरबराह हो और तुम्हें यहाँ मौजूद लेबॉर्ट्री का कोई इल्म नहीं, इसके बारे में मुझसे पूछना चाहती हो? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने यहाँ आने से पहले अटान के वज़ीर आज़म साहब से बात की है। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं किंग ऑफ भूटान की सगी भतीजी भी हूँ और मेरा पूरा नाम प्रिंसेस सागोरी है। मैंने एक्रीमिया के एक यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी की मास्टर डिग्री भी ली हुई है, और उसके साथ साथ मैंने मार्शल आर्ट में भी आला तरीन बेल्ट हासिल की हुई है। बाकी निशानाबाजी वगैरह तो यहाँ शाही खानदान में बाकायदा हर एक को सिखाई जाती है, और इन्हीं खूबियों की वजह से अंकल किंग ने मुझे सीक्रेट सर्विस का चीफ बनाया है। सागोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या किंग को इस बात पर एतराज़ नहीं कि प्रिंसेस सागोरी होटल में रक्स करती है? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, और सागोरी बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम शायद यहाँ पहली बार आए हो, तुम्हें यहाँ की मुआशरत का इल्म नहीं है। हमारे यहाँ रक्स को इबादत का दर्जा हासिल है और माहिर रकासा की बेहद इज्जत की जाती है। यहाँ रक्स को मायूब नहीं समझा जाता। बता रही थी कि तुमने वज़ीर आज़म साहब से बात की थी, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मैंने इनसे लेबॉर्ट्री के बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया कि हुकूमत एक्रीमिया यहाँ किसी धात पर यहाँ की पहाड़ी इलाके में पाई जाती है और रिसर्च करना चाहती है ताकि उसे खलाई फ्यूल के तौर पर काम में लाया जा सके। और उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि वो इस रिसर्च में चूँकि रूसिया को और दूसरे ममालिक से खुफिया रखना चाहते हैं, इसलिए हुकूमत आटान भी उसे टॉप सीक्रेट रखे। उसकी इवज़ उन्होंने आटान को बेशुमार मरा दी। हुकूमत को इस पर क्या एतराज़ हो सकता था, इसलिए उन्होंने लेबॉर्ट्री की इजाज़त भी दे दी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस लेबॉर्ट्री में आखिर हो क्या रहा है, सागोरी ने तफसीलन बात करते हुए कहा। लेकिन अगर तुम हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हो तो तुम्हें हुकूमत की पॉलिसियों के मुताबिक अमल करना चाहिए, टाइगर ने कहा। यह फैसला मैं खुद करूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और मुझे अपनी ज़ात के साथ साथ इस लेबॉर्ट्री के बारे में तुमने अब तक जो मालूमात की हैं वो बता दो, सागोरी ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बताऊँ, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन असल बात यही है कि मेरा कोई ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस या इसके किसी भी सरकारी इदारे से नहीं है। मैं तो वहाँ की ज़ेरे ज़मीन दुनिया का आदमी हूँ और वहाँ कोबरे के नाम से मशहूर हूँ। वैसे मेरा नाम असल नाम सुल्तान ही है। मुझे रूसिया की एक पार्टी ने भारी रकम देकर हायर किया था कि मैं अटान जाकर इस लेबॉर्ट्री का महल वकूम मालूम करूँ। इस पार्टी ने मुझे कर्नल हैदर और तुम्हारी टिप भी दी। चनाचा मैंने तुमसे मुलाकात की तो तुमने ताजुक की टिप दी। मैंने उससे बात की लेकिन वो टाल किया। अलबत्ता मुझे रॉगर की टिप मिल गई। मैंने अभी रॉगर के जनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से उसकी रहायशगाह का पता पूछा ही था कि
راگر کے آدمیوں نے مجھے اغوا کر کے زرعی فارم میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تمہیں پتا ہے، تو تم اصل بات نہیں بتانا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، پھر مجھے تم پر تشدد کرنا پڑے گا، اور میں نہ چاہتی ہوں کہ کسی پاکیزائی پر تشدد کروں۔ ساگوری نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے جو کہا سچ کہہ دیا، اگر تم جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن یہ بات سوچ لینا کہ راگر نے بھی مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، اور اگر تم بھی یہی انجام چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ ٹائیگر نے خشک لہجے میں کہا، تمہارا انداز تو بالکل سیکرٹ سروس ایجنٹوں جیسے ہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ تم آپ سے بدمعاش ہو۔ ویسے تم نے جو دھمکی مجھے دی ہے، اس دھمکی کا جواب میں تمہیں انتہائی آسانی سے دے سکتی ہوں، لیکن میں پہلے تمہاری بات کی تصدیق کر لوں۔ پاکیزا میں ایک آدمی ایسا ہے جو وہاں کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ ایکریمیا میں میرے مارشل آرٹ کا استاد اس کا بے حد مداح ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا نام علی عمران جیسا مارشل آرٹ کا ماہر دنیا بھر میں پیدا ہی نہیں ہو سکے گا۔ علی عمران جب بھی ایکریمیا آئے اور میرے استاد کو اس کی خبر ہو جائے تو اس سے ضرور ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علی عمران پاکیزا کے دارالحکومت میں کسی فلیٹ میں رہتا ہے، اور میرا استاد جس کا نام رونسن دی گریٹ ہے وہ کئی بار پاکیزا جا کر بھی مل چکا ہے۔ اسے ابھی اس کے ذریعے اس علم کا پتہ کرتی ہوں اور اس کی ذمہ لگاتی ہوں کہ وہ تمہاری ان باتوں کی تصدیق کر کے مجھے بتائے۔ ساگوری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہتری یہی ہے ساگوری کہ تم اس علی عمران کو میرے سامنے بات کرو، اور اگر مناسب سمجھو تو ایک آدھ میری بھی بات کرا دو، اس طرح میری بات کی تصدیق زیادہ اچھی طرح ہو سکے گی۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں دراصل ذاتی طور پر پاکیزا کی بے حد مداح ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کوئی پاکیزا چاہے وہ بدمعاش ہی کیوں نہ ہو کسی غلط فہمی کی وجہ سے میرے ہاتھوں مارا جائے۔ ساگوری نے کہا، اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ٹائیگر نے کرسی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کوشش کے ساتھ ہی نیلے رنگ کا لباس بازوؤں کی حد تک پھٹ گیا اور ٹائیگر کے دونوں بازو علیحدہ ہو گئے۔ وہ اب ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا اس کے منہ سے خود بخود کہکا سا نکل گیا۔ کرسی کے پوچھ سیٹ اور دونوں بازوؤں پر وہ نیلے رنگ کا کپڑا اسی طرح چپکا ہوا موجود تھا، جبکہ ٹائیگر کے جسم پر سے یہ لباس اوپری طرف سے اور بازوؤں کے نچلے حصے سے غائب ہو گیا تھا۔ ٹائیگر اب پوری طرح ساری بات سمجھ گیا۔ کرسی کے ساتھ یہ نیلے رنگ کا لباس چپکا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھا، اس نے بازو پر کرسی پر رکھ دیے، اس کے بعد پھر اٹھ کھڑا ہو گیا اور چپکا ہوا لباس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کرسی میں موجود میگنیٹ سے وہ لباس چپکتا ہے، انسانی جسم نہیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے ساگوری کبھی یہ معلوم نہ کر سکتی تھی کہ ٹائیگر اس لباس کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہے۔ ساگوری پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک مقامی نوجوان تھا جس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جدید ترین وائرلیس فون پیس تھا جس کے ساتھ لاؤڈر بھی موجود تھا۔ ٹھاکر، یہ فون مجھے دو اور تیار رہنا۔ اگر اس آدمی کی بات غلط نکلی تو میں یقیناً گولیوں سے اڑا دوں گی۔ میرا حکم ملتا ہی تو مشین گن کا پورا برسٹ اس کے جسم میں اتار دینا۔ ساگوری نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مقامی ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لو فون، اور اگر فون کے بعد تمہاری بات کی تصدیق نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں گولیوں سے اڑانے میں ایک لمحہ بھی دیر نہ کروں گی۔ ساگوری نے فون پیس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ علی عمران پاکیزا کے سارے زیر زمین افراد سے واقف ہوگا؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میرے استاد نے مجھے اس کے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس قدر حیران کن ہے کہ مجھے یقین ہی نہ آیا، لیکن میرے استاد کا کہنا ہے کہ وہ حرف بہ حرف صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر میرے استاد کی بات درست ہے تو پھر پاکیزا تو کیا دنیا کی یہ بدمعاش ہر بدمعاش سے واقف ہوگا۔ ساگوری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر ساگوری نے لاؤڈر کا بٹن دبا دیا اور اس کو کال کرنا شروع کر دیا، اور پہلے تو لاؤڈر کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ من کا مسمی علی عمران ولد رحمان، قوم پٹھان، عمر کے لحاظ سے نادان، جائیداد کے لحاظ سے بے سر و سامان، ایمان کے لحاظ سے جوان، گزری ہوئی زندگی پریشان، آئندہ زندگی کے لیے پریشان، نہ آن نہ بان، نہ شوکت نہ شان، نہ کسی کی جان نہ کسی کا مان، نہ کسی کا شرمندہ احسان، کون بو رہا ہے مہربان، فیل جان کوچبان یا سلطان۔ عمران کی زبان ریسیور اٹھاتے ہی کینچی کی طرح رواں ہو گئی، اور ساگوری حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس طرح فون کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا واقعی کوئی بول رہا ہے یا اس فون میں خرابی ہو گئی ہے۔ میں میڈم ساگوری بول رہی ہوں، چیف آف سیکرٹ سروس آٹان، ساگوری نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آٹان؟ وہ یہی کافیہ رہ گیا، لیکن آٹان سیکرٹ سروس کی چیف
तो कोई काली बिल्ली है और तुम अपना नाम गोरी बता रही हो, क्या सफ़ेद पेंट करा लिया है? बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। वैसे अटान के लोग सीक्रेट सर्विस का सही माना समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे चीफ को चीफी से बदलने के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। मेरा ख्याल है उन्हें तुम्हारा रक्स पसंद आ गया होगा, और वैसे भी अटान में रक्स की इबादत को दर्जा दिया जाता है, इसलिए माहिर रकासा ही इस ओहदा जलीला के लिए सबसे मौजू समझी जा सकती है कि जहाँ मुजरिम नजर आए, चीफी साहिबा ने आसा की शायरी शुरू कर दी। रक्स को आसा की शायरी ही कहा जाता है, और मुजरिम बेचारे इस शायरी को दाद देने में इस कदर महव हो गए कि उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, मगर इनकी महवियत खत्म ना हो सकी। बहुत खूब, वाकई ही अटान के लोग इंतहाई बासौक बल्कि सितम ज़रीफ वाक़या हुए हैं। इमरान की जुबान पहले से ज्यादा रवानी से शुरू हो गई। अगर मेरे मार्शल आर्ट के उस्ताद डॉनसन दी ग्रेट ने तुम्हारी तारीफ ना की होती तो तुम जैसे अहमक और बदतमीज आदमियों को गोलियों से उड़ा देती। तुम्हें किसी से बात करने की ही तमीज नहीं, मुसलसल बकवास किए जा रहे हो। ब्लैक कैट मेरा कोड नाम है, नॉनसेंस, डैम फोल। सागिरी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में बटन दबाकर फोन बंद कर दिया। फिर एक झटके से कुर्सी से उठकर उसने फोन पीस को कुर्सी पर रखा और खुद तेजी से एक तरफ खड़े ठाकुर की तरफ बढ़ने लगी। मुझे 2 मशीन गन, मैं इसको अपने हाथों से गोली मार दूंगी। नॉनसेंस, डैम फूल, ये सब पाकिस्तानी अहमक हैं। वो बुरी तरह चीख रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो मशीन गन ठाकुर के हाथ से लेती, टाइगर यकलख्त कुर्सी से जंप लगा किया और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई ठाकुर से टकराई और वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हुए नीचे फर्श पर जा गिरे। तुम कुर्सी से गिरफ्त से कैसे आजाद हो गए? सागोरी ने उठते हुए शदीद हैरत भरे लहजे में कहा। जो मैं कह रहा हूं वो करो, टाइगर ने चीख कर कहा, और अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि उसने ट्रिगर दबा दिया और ठाकुर बुरी तरह चीखता हुआ दोबारा नीचे फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरा था। उसने उठने की कोशिश करते हुए बड़ी महारत और फुर्ती से जेब से निकाल लिया था, लेकिन टाइगर ने फायरिंग करके वो रिवॉल्वर उसके हाथों से निकाल दिया। आखिरी बार कह रहा हूं कि हुक्म की तामील करो, वरना, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। ठाकुर जो ये कह रहा है वैसा ही करो, सागोरी ने दांत पीसते हुए कहा और खुद भी हाथ उठाकर साइड की दीवार की तरफ बढ़ गई। ठाकुर ने भी उसकी पैरवी की, लेकिन उसके चेहरे से शदीद गुस्सा और बेबसी दोनों के तासुरात मौजूद थे। घबराओ नहीं, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं अटान सीक्रेट सर्विस की चीफ मैडम सागोरी के दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन अपना तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल मुझे भी चाहिए, टाइगर ने आगे बढ़ते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। और उसकी इन फिक्रों का मानी इंतहाई खुशगवार और रद्द-ए-अमल दोनों पर हुआ, क्योंकि वो उनके तने हुए जिस्म कदरे ढीले पड़ गए। टाइगर इस दौरान मशीन गन को नाल से पकड़ चुका था और दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से घूमकर ठाकुर की खोपड़ी से जा टकराया। उसके साथ ही टाइगर यकलख्त उल्टी कलाबाजी खाई, और इसकी इस उल्टी कलाबाजी ने उसे सागोरी के खौफनाक दाव से महफूज रखा। सागोरी ने यकलख्त घूमकर साइड के बल उठते हुए उसके पहलू पर इंतहाई खौफनाक फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी। अगर टाइगर पहले ही उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे ना जा चुका होता तो यकीनन मार्शल आर्ट के इस मुश्किल तरीन लेकिन इंतहाई खौफनाक दाव का शिकार हो जाता। न सिर्फ अपनी पसलियां तुड़वा बैठता, बल्कि उसके दिल पर भी जोरदार ज़रब लगती। और नतीजा जाहिर था, लेकिन दाव खाली जाने की वजह से सागोरी चीखती हुई फर्श पर एक धमाके से जा गिरी। फिर उससे पहले कि वो उठती टाइगर की लात घूमी और उसके बूट की ज़रब से सागोरी तड़प कर साकित हो गई। फिर टाइगर ने वापस आकर कुर्सी पर पड़ा हुआ फोन पीस उठाया और उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चूंकि वो पहले सागोरी को नंबर प्रेस करते देख चुका था, इसलिए उसे सैटेलाइट राब्ते का नंबर याद था। उसने वो नंबर प्रेस करके इमरान के नंबर प्रेस किए और एक बार फिर घंटी बजने शुरू कर दी। मनका मसमी अली इमरान। रिसीवर उठते ही इमरान की जुबान कैसे टेप की तरह दोबारा चलनी शुरू हो गई। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब अटान से, टाइगर ने इसकी बात काटते हुए कहा। ओह टाइगर, तुम क्या करते फिर रहे हो? तुम्हारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली अब तक? इमरान का लहजा यकलख्त संजीदा हो गया। जनाब, अभी मैडम सागोरी ने आपको फ़ोन किया था। उसने मुझे अपनी तरफ से बेबस कर रखा था, लेकिन जब आपकी बातों की वजह से उसने फ़ोन बंद किया और मुझे कत्ल करने की दर पे हुई तो मैंने उसे और उसके साथी को बेबस करके बेहोश कर दिया। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें मैंने इसलिए वहाँ भेजा था कि तुम लोगों को बेहोश करते फिरो? इमरान के लहजे में तरखी थी। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है जनाब, और मैंने रिपोर्ट देने के लिए फ़ोन किया है, टाइगर ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। तो फिर तमहीद क्यों बांध रहे हो? तफसीली रिपोर्ट दो। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। जवाब में टाइगर ने होटल रेड स्टार में सागोरी से मुलाकात करने से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात तफसील से बता दिए। उसने रॉकर के महल्ले वकू के बारे में मिलने वाली तफसीलात भी बता दी। तुम फोन बंद ना करना, मैं सागोरी के बारे में चीफ एक्सट्रू से बात करके तस्दीक करा लूं। क्या वाकई यही अटान सीक्रेट सर्विस की चीफ हैं या वैसे ही ब्लफ कर रही हैं? इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। फिर उसने फोन बंद किए बगैर उसे वापस कुर्सी पर रखा और तेजी से उठकर ठाकुर की तरफ बढ़ गया।
थोड़ी देर बाद उसे लाउडर से इमरान की आवाज़ सुनाई तो उसने झपट कर फ़ोन पीस उठा लिया। यस सर, टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने मौतबाना लहजे में कहा। टाइगर सागोरी वाकई आटान सीक्रेट सर्विस की चीफ हैं। चीफ एक्स2 ने इसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन चीफ ने बताया है कि इसकी आज तक किसी किस्म की कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई, इसलिए उससे लेबॉर्ट्री का महल वकूफ़ बताने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए तुम फौरी तौर पर इस अड्डे से निकलकर अपना मेकअप साफ कर दो और ताफूक की शाहरा आटान पर वाक़िया रोज़ क्लब पर पहुंचकर वहां काउंटर पर टाइगर ऑफ पाकिशिया कह देना। काउंटरमैन तुम्हें क्लब के मालिक सरूक्रम तक और सरूक्रम तुम्हें एक रहायशगाह तक पहुंचा देगा। तुमने इस वक्त तक वहां रहना है जब तक मैं खुद ना पहुंच जाऊं, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, मैं समझ गया। सागोरी ने उसके साथियों के बारे में क्या हुक्म है, टाइगर ने पूछा। कोशिश करना कि किसी की नजरों में आए बगैर अड्डे से निकल जाओ, लेकिन मजबूरी की हालत में तुम्हें हर इकदाम की इजाजत है। बहरहाल ये महल वकूफ़ किसी तरह भी आटान सीक्रेट सर्विस तक नहीं पहुंचना चाहिए, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा, टाइगर ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने फोन बंद किया और उसे कुर्सी पर रखकर वो मशीन गन उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ एक राहदारी थी जो एक तरफ से बंद थी, जबकि दूसरी तरफ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। टाइगर बड़े मोहतात अंदाज में मशीन गन उठाए राहदारी से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां इंतहाई एहतियात से चढ़ने के बाद उसने दरवाजे के पास रुककर दूसरी तरफ से आहट लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ कतई खामोशी थी। किसी किस्म की कोई आहट ना थी। टाइगर ने सर बाहर निकालकर झांका तो ये एक बरामदा था। टाइगर समझ गया कि ये सागोरी का कोई खुफिया अड्डा है जहां सिर्फ वही ठाकुर ही मौजूद रहता होगा। उसके बावजूद वो मोहतात अंदाज में उल्टा चलता हुआ फाटक की तरफ बढ़ने लगा। वो इमारत की तरफ पुश ना करना चाहता था क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं अचानक कोई आदमी अंदर से ना निकल आए और उसे बेखबरी में निशाना ना बन जाए। लेकिन फाटक तक पहुंच जाने के बावजूद जब कोई आदमी बरामदे में नमूदार ना हुआ तो टाइगर ने मशीन गन वहीं एक तरफ फेंकी और फिर मुड़कर तेजी से फाटक की छोटी खिड़की खोलकर बाहर निकल आया। ये एक रहायशी कॉलोनी थी। टाइगर ने सबसे पहले इस कोठी के सतून पर मौजूद उसका नंबर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता तेजी से आगे बढ़ गया। बाजुओं और जिस्म के अगले हिस्से पर मौजूद लिपटा हुआ नीला लिबास वो पहले ही उतार कर कमरे में फेंक चुका था। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठे हुए फ्लिप ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो आज सुबह ही आटान पहुंचा था और यहाँ उसने रॉगर की जगह संभाल ली थी। यहाँ आते ही उसने सबसे पहले रॉगर ग्रुप के चीफ की मीटिंग कॉल की और उसके बाद उन्हें हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर पाकिशियाई और सागोरी को तलाश करें। फिर जैसे ही इन दोनों से कोई नजर आए उसे फौरी इतला दी जाए। वो अब रॉगर को एक खुफिया अड्डे पर बैठा आटान का तफसीली नक्शा देख रहा था ताकि यहाँ उसे नकलो हरकत में कोई दुश्वारी ना हो सके। यस, फ्लिप स्पीकिंग, फ्लिप ने रिसीवर उठाते ही सख्त लहजे में कहा। बॉस एल्बर्ट बोल रहा हूँ, अभी इतला मिली है कि इस पाकिशियाई को रोज क्लब में दाखिल होते देखा गया है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। तुम इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हो, फ्लिप ने पूछा। जी मैं रोज क्लब के बरामदे से पब्लिक फोन बोस से बात कर रहा हूँ, एल्बर्ट ने जवाब दिया। ओके तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ, फ्लिप ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर को रीडर पर रखकर वो तेजी से उठा और साइड में मौजूद बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर आया तो उसने सिर्फ साफ लिबास तब्दील किया था। अब लिबास से वो इंतहाई खुशहाली और मुअस्सस आदमी लग रहा था क्योंकि लिबास कदरे पुराने वसा का और ढीला ढाला सा था। कमरे से निकलकर वो बाहर पोर्च में पहुंचा जहां एक स्याह रंग की कार मौजूद थी। नक्शे का तफसीली मुतालिया करने के बाद उसे दारुल हुकूमत की अहम सड़कें, होटल क्लब, गेम क्लब और बारों के मुतालिक खासी मालूमात हो गई थी, इसलिए किसी से पूछे बगैर कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। फ्लिप ने कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता असल इमारत की तरफ बढ़ता गया। जैसे वो बरामदे में दाखिल हुआ एक लंबा तिरंगा एक्रीमियन जिसके होठों में सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी मूछें लहरा रही थी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। एल्बर्ट था जो पहले रॉगर का चीफ असिस्टेंट था और अब फ्लिप ने उसे अपना चीफ असिस्टेंट बना लिया था क्योंकि रॉगर के तमाम ग्रुप की शुरू से वो संभालता चला आ रहा था। लेकिन फ्लिप ने देखा था कि रॉगर ने लेबॉर्ट्री के महल वकूफ़ की तरफ अपनी ज़ात तक ही महदूद रखा हुआ था। इसकी वजह शायद ये रही होगी कि जब लेबॉर्ट्री की तामीर का काम ख़त्म हो गया तो उसने पूरा ग्रुप तब्दील कर दिया था। इस तरह एल्बर्ट और मौजूदा ग्रुप इस वक्त सामने आए जब लेबॉर्ट्री से रॉगर का सिलसिला ख़त्म हो गया। यही वजह थी कि उन्हें भी लेबॉर्ट्री के महल वकूफ़ का कोई इल्म न था। इस स्टॉकरम का दफ्तर कहाँ है, फ्लिप ने एल्बर्ट के करीब पहुंचने पर इससे पूछा। वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, मैंने मालूम कर लिया है। वैसे वो पाकिशियाई उसी से जाकर मिला था और फिर सरोक्रम उसे साथ लेकर अपनी कार में मखसूस रास्ते से चला गया और अभी तक वापस नहीं आया, एल्बर्ट ने जवाब दिया। वो इसके दफ्तर में मिला था, फ्लिप ने चौंक कर पूछा। हाँ, एक सुपरवाइजर को मैंने रिश्वत देकर मालूमात हासिल की है। वो सुपरवाइजर काउंटर के करीब मौजूद था। फिर यहाँ आना तो फजूल ही साबित हुआ, फ्लिप ने होंठ भींचते हुए कहा। बॉस
कार आ रही है, आप कार में जाएं, मैं वहीं आ रहा हूं। अचानक एल्ब्रेट ने अपना बायां हाथ झटकते हुए तेज लहजे में कहा और फिर तेजी से एक पब्लिक फोन बूथ की तरफ बढ़ गया। फिलिप समझ गया कि वो बूथ में खड़े होकर कॉल करने के बहाने वो ट्रांसमीटर पर कॉल अटेंड करेगा। चनाचा वो वहीं से पलटा और दोबारा पार्किंग की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो कंपाउंड गेट की तरफ घूम ही रहा था कि एल्ब्रेट बरामदे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता इसकी कार की तरफ बढ़ने लगा। फिलिप ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली। एल्ब्रेट ने साइड डोर खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। बॉस, रिपोर्ट मिल गई है। सरोकरम इस पाकिस्तानी को खुद अपनी कार में एलिसान कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में छोड़ आया है। इसकी कार को कोठी नंबर 12 से निकलते हुए चेक किया गया है। इस वक्त वो कार में अकेला था और उसे खुद ड्राइव कर रहा था। हालांकि वो ड्राइवर के बगैर कभी नहीं निकलता। एल्ब्रेट रिपोर्ट देते हुए कहा, इस दौरान फिलिप की कार कंपाउंड गेट तक पहुंच गई थी। ये कॉलोनी कहाँ है? मुझे रास्ता बताते जाओ, फिलिप ने सर हिलाते हुए कहा। बाएं हाथ मुड़ जाइए, एल्ब्रेट ने कहा और फिलिप ने कार बाएं हाथ की तरफ मोड़ दी। फिर एल्ब्रेट के बताने पर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए वो एक मुतवस्सित तबके की कॉलोनी में दाखिल हो गए, जहां छोटी कोठियां कसीर तादाद में थी। अलबत्ता कहीं कहीं बड़ी कोठियां भी नजर आ जाती थी, लेकिन छोटी कोठियों की तादाद ज्यादा थी। वो कोठी नंबर 12 के करीब पहुंचे तो उनको पता लगा कि कोठी नंबर 12 तीनों साइडों से दूसरी कोठियों के साथ मुल्हिका है। इस तरह 12 नंबर कोठी दोनों साइडों से ही नहीं बल्कि तीनों साइडों से बंद थी। अब तो सामने के रुख से ही जाना पड़ेगा अंदर, एल्ब्रेट ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, 12 नंबर की उकबी कोठी से हमें जाना होगा। सामने के रुख जाने से वो पाकिस्तानी होशियार हो जाएगा। फिलिप ने कार अगले चौक से वापस मोड़ते हुए कहा और एल्ब्रेट ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने अंदाजे के मुताबिक 12 नंबर कोठी की Like, comment, share, press the bell icon